हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं बिहार जीव का 2025 का जो आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, उसी का जो है मॉडल प्रेस्टिक सेट कर रहे हैं, जिसमें से ये आपका छठा क्लास है। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने 5 जो है मॉडल प्रेस्टिक सेट या कह लीजिए टेस्ट जो है आप लोगों के कंप्लीट कराए हैं, जो कि PYQ के बेस्ड पे है। ठीक है, और यहाँ पे जो है आप लोग को, जिनको भी यहाँ पे बिहार जीविका में फॉर्म भरे हैं, तो बिल्कुल ही आपको ध्यान देना है कि आपका जो जीके का पोर्शन होगा वो लमसम आपके जो है 40 क्वेश्चन जीके से होंगे। ठीक है, तो जीके से रिलेटेड तो आपको प्रश्न बिल्कुल ही पकड़ में होना चाहिए, क्योंकि 40 नंबर अगर आपको लेना है तो यहाँ से आपको बिल्कुल मजबूत होना चाहिए। उसके बाद से लमसम आपके 20 नंबर जो है मैथ और रीजनिंग के होंगे। ठीक है, तो ये भी बेस आपको बिल्कुल मजबूत होना चाहिए। तो आज हम लोग क्लास में देखने वाले हैं मैथ और रीजनिंग, साथ में जो है बिहार जीके। ठीक है, बिहार के जीके जो है अति महत्वपूर्ण होता है बिहार जीविका के लिए। तो आज की क्लास में हम लोग उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे जो बिहार से रिलेटेड है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप जो है इस क्लास को अंत तक देखेंगे। और जिन्होंने भी इस क्लास में पहली बार आए हैं, तो आपको बता दूं कि मेरे दोस्त, ये क्लास बिल्कुल फ्री में होता है और इसके कोई भी चार्जेज नहीं है, बिल्कुल फ्री। और जो भी मेरे दोस्त क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए इस तरीके की क्लास आपको फ्री में यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ा सकता है। और मैं जो है आपको डेली ही 8 PM पे ये क्लास प्रोवाइड करता हूँ। तो बिल्कुल ही इस क्लास से जुड़िए, जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब चलते हैं यहाँ पे क्लास के प्रश्नों की ओर। और छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि इस क्लास में जो है कम से कम तो इस क्लास पे 500 तो लाइक होना ही चाहिए मेरे दोस्त, क्योंकि देखिए फ्री के क्लासेज हैं और आपको साथ में मैं फ्री में PDF भी देता हूँ। इसका फुल PDF आपको दे दूंगा फ्री में, नोट्स आप बना लेना। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, वहाँ पे ज्वाइन करिएगा, वहाँ पे आपको डेली ही PDF मिल जाएगा। अब देखिए पहला प्रश्न कहा रहा है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ये तो आप लोग टेस्ट दे रहे हो। ठीक है, मैंने छोटे से लेकर बड़े तक के सारे प्रश्नों को रखा हुआ है यहाँ पे बिहार के बारे में। तो आपके जो है बिल्कुल यहाँ पे कम से कम अगर मैं जो है 50 क्वेश्चन कराऊंगा, और 50 में से जिसका भी प्रश्न 30 तो सही होगा, वो बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। तो बिल्कुल आप यहाँ पे पहले का उत्तर आप लोगों को देना है, यहाँ पे ABCD करके कमेंट बॉक्स में टेस्ट जिस तरीके से आप डेली देते हो। तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है? अगर आपने बताया है 22 मार्च, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब फटाफट से प्रश्नों को करते चलेंगे, कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब केवल प्रश्नों को देखना है और उत्तर आपको देना है। कह रहा है यहाँ पे कि बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार की राजधानी कहाँ है? बिल्कुल बिहार से एकदम बेसिक प्रश्नों को उठाए हैं, एकदम हाई तक ले पढ़ाएंगे, क्योंकि बिहार से रिलेटेड आपके एग्जाम हॉल में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे जीके के पोर्शन में। तो पटना होता है, ये बेसिक आपको सभी लोगों को मालूम है। ऑप्शन नंबर ये तो किसी भी व्यक्ति से गलत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। और अगला प्रश्न ये जो है थोड़ा सा मुश्किल अब करेगा। कह रहा है यहाँ पे कि बिहार का उच्च न्यायालय जो है आपको बताना है कि कहाँ है। बिहार का जो है उच्च न्यायालय आपको बताना है यहाँ पे कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे का जो है अब राइट उत्तर आपको देना है ABCD करके। ठीक है, ABCD में जो है आपके उत्तर आने चाहिए। तो बिहार का जो है उच्च न्यायालय, यदि आपने बताया है ऑप्शन नंबर ए पटना है, तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि जो है कह रहा है कि बिहार का जो है राजकीय भाषा क्या है? बिहार का जो है राजकीय भाषा क्या है? 10 सेकेंड का समय दूंगा, और ये प्रश्न सभी को जो है यहाँ पे परेशान करने वाला है। बिहार का जो है राजकीय जो है भाषा क्या है, इसको जो है आप नोट करते चलना। ठीक है, ये बिल्कुल VVI प्रश्न है, और ऐसा ही प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलता है। ठीक है, तो हिंदी और उर्दू, हिंदी और उर्दू जिन्होंने भी बताया है ऑप्शन नंबर 1 को बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है कि बिहार का जो है राजकीय वृक्ष क्या है? बिहार का जो है राजकीय वृक्ष क्या है? स्टार लगाइएगा इस प्रश्न पे। ठीक है, स्टार लगाइएगा इस प्रश्न पे कि बिहार का जो है राजकीय वृक्ष क्या है। 5वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आना चाहिए। बिहार का राजकीय वृक्ष जो है अगर आपसे कोई पूछता है, तो आपका राइट उत्तर यहाँ पे बनेगा, ये जो बनेगा आपका पीपल बनेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल, सॉरी, बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा।
इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? बिहार का राजकीय पुष्प, फटाफट से लाइक करो यार। इस तरीके के क्लास अगर आपको कहीं पर भी मिल जाए फ्री में यूट्यूब पे तो आप बताना मुझे, ठीक है। बिल्कुल आपको जड़ से एक एक टॉपिक को मैं क्लियर कर रहा हूँ। देख रहे हो, पहले आप लोगों के जितने भी जीके के प्रश्न थे उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब जीके के पर्सन पे चलेंगे। यहाँ पे बिहार जीके से रिलेटेड हम लोग कवर करेंगे, रीजनिंग कवर करेंगे, कंप्यूटर कवर करेंगे। तो आपके पूरे के पूरे सब्जेक्ट को कवर करेंगे, चैप्टर वाइज कवर करेंगे, टॉपिक वाइज। तो आप केवल जो है क्लास में आइए, ठीक है। तो गेंदा जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बिहार का राजकीय पुष्प। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बिहार का जो है राजकीय पशु क्या है? बिहार का जो है राजकीय पशु क्या है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि बिहार से रिलेटेड प्रश्नों को जीके में आज रखे हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होता है आपके एग्जाम में। और आप एक एक टॉपिक को पढ़ोगे तो ही जाके पूरे के पूरे आप सिलेबस को कवर कर पाओगे, अन्यथा खाली आओगे जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यूट्यूब पे बहुत लोग पढ़ाते हैं, पर आपको कहाँ पे पढ़ना है ये आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए, ठीक है, कि कौन आपके लिए बेहतर सोच रहा है, करा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे और एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है डेली क्लास करना चाहता है, ठीक है, ताकि ये क्लासेज बिल्कुल आपको फ्री में डेली ही प्रोवाइड किया जाए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आपके सामने आ चुका है कि बिहार का जो है राजकीय पक्षी क्या है? बिहार का जो है राजकीय पक्षी अगर आपसे पूछ ले तो आपका जवाब क्या आएगा? तो अगर आप बता रहे हो कि बिहार का राजकीय पक्षी यहाँ पे गौरैया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? बिहार में कुल कितने प्रमंडल है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी के उत्तर यहाँ पे आना चाहिए कि बिहार में टोटल जो है प्रमंडलों की संख्या कितनी है। बिहार में टोटल जो है प्रमंडलों की संख्या आपको बताना है, 9 है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार का जो है बिहार का जिला, आपसे पूछा क्या गया है बिहार का जिला, बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि बिहार का जो है टोटल जो है कितने जिले हैं। तो ये भी मुझे नहीं लगता है कि ऐसा भी कोई होगा जो गलती करके आएगा, ठीक है। ये तो नॉर्मल से प्रश्न है, अगर बिहार जी के पढ़ रहे हैं तो ये सब तो आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए। मैंने एकदम जो है जीरो से लेकर पूरे हाई लेवल के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं बिहार जी के से सबको रखा हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है बिहार का जो है अनुमंडल जो है यहाँ पे बताना है कि बिहार का जो है टोटल अनुमंडलों की जो संख्या वो कितनी है। बिहार में टोटल जो है कितने अनुमंडल है? 11वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर है, जिन्होंने भी बताया है 101 अनुमंडल हैं, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या जो है आपको बताना है। सभी के उत्तर यहाँ पे आना चाहिए, बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। और आप लोगों ने क्लास को शेयर यार लोग नहीं किए हैं, ठीक है। एक बार शेयर करो तो अपने अपने ग्रुप में, एक बार शेयर करो तो फटाफट से अपने अपने ग्रुप में, बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। बिहार में विद्यालयों की जो संख्या है ये आपका 21 है, तो ऑप्शन नंबर आप ए के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? आपको मालूम है कि नहीं? क्लास जो है, क्लास की टाइमिंग क्या है? आपकी जो क्लास चल रही है, ठीक है, इसकी टाइमिंग क्या रहता है डेली? तो 8 पीएम, शाम के 8 पीएम पे ये क्लास होता है आपके लिए बिल्कुल फ्री में। तो डेली ही हम लोगों से जुड़िए, इस क्लास से जुड़िए और बेहतर स्कोर पाइए इस बार, ठीक है। तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जो है जिला, क्या पूछा गया है कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है कौन सा है? बताओगे सभी लोग कि बिहार में जो है सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? अब जो है आपके बिल्कुल ही अलग अलग तरीके के प्रश्न देखने को मिला है, जो कि आपको बिल्कुल यहाँ पे सोचने पर मजबूर करने वाला है, ठीक है। पहले तो नॉर्मल थे,
परंतु अब जो है आपको यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा होगा। ठीक है, तो शेखपुरा जो है जिन्होंने भी बताया उनका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बताओगे सभी लोग कि बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? वीवीआई कर लीजिएगा इस प्रश्न पे। और जिनके भी प्रश्न के उत्तर आ रहा है मुंगेर, उनका जो है बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न कह रहा है बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? ये प्रश्न तो बिल्कुल भी वीआई कर लीजिएगा, बहुत बार आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, और बिहार से रिलेटेड जो भी पेपर होता है उसमें ये प्रश्न बिल्कुल कहीं ना कहीं किसी न किसी शिफ्ट में बिल्कुल ही देता है। तो आपको गोपालगंज याद रखना है। ठीक है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि बिहार में सर्वाधिक जो है साक्षरता वाला जिला कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक जो है साक्षरता वाला जिला अगर आपसे पूछ ले तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या साक्षरता वाला जो है जिला, यानी कि सबसे ज्यादा जो है पढ़े लिखे लोग कहाँ पे हैं, तो आप कहोगे रोहतास जिला। ऑप्शन नंबर ए आपका 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? बताओगे सभी लोग? बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? 18वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा पूर्णिया। सबसे कम साक्षरता वाला की बात किया जाए तो पूर्णिया जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, आपको लास्ट तक देखना है क्लास को, क्योंकि अब भी आपके मैथ बाकी है और रीजनिंग बाकी है। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान देना है कि ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, तो ही आप जो है बड़ा स्कोर कर पाओगे एग्जाम हॉल में। अन्यथा आप केवल जो है जीके पढ़ लो या केवल मैथ पढ़ लो या केवल रीजनिंग पढ़ लो, एक सब्जेक्ट से कभी भी सिलेक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो किशनगंज जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए वाला जिनका भी है बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, बताने की कोशिश करेंगे कि 20वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो औरंगाबाद जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, किसी भी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में सबसे ठंडा वाला जो है जिला, बिहार में सबसे ठंड जो है कहाँ पे पड़ती है, किस जिले में पड़ती है? अगर ये प्रश्न आपसे पूछता है तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या बनने वाला है। तो जिन्होंने भी सी को चुना है बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि बिहार में सबसे बड़ा जो है नगर कौन सा है? बिहार में जो है, अब देखिएगा यहाँ पे आप लोगों का राइट उत्तर क्या हो जाएगा। बिहार में सबसे बड़ा जो है नगर कौन सा है, तो आप कहोगे भाई साहब पटना है, इसमें तो किसी तरीके के डाउट ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि पटना से बड़ा जिला कोई है बिहार में? कहिएगा बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे आपका कि मूल रूप से बिहार शब्द का जो है अर्थ क्या है? मूल रूप से जो बिहार आप लोग बोलते हो इसका जो है अर्थ क्या होता है, अगर कोई पूछ देता है तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। बताओगे सभी लोग कि मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है? 23वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये होता है बौद्ध मठ। बिहार का मतलब क्या होता है? बौद्ध मठ। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बिहार में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था, बिहार में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था, बताओगे कि बिहार में जो है नमक सत्याग्रह जो है कब हुआ था? ठीक है, चलिएगा सभी के उत्तर आना चाहिए फटाफट से, जो भी क्लास को देख रहे हैं बिल्कुल बताओगे बिहार में नमक सत्याग्रह कब हुआ था। तो जिनका भी उत्तर यहाँ पे आ रहा है 24वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर 15 अप्रैल 1930 बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार का पृथक प्रांत
पृथक प्रांतों के रूप में गठन की मांग जो है प्रस्तुत की गई। तो बिहार का जो है पृथक प्रांत के रूप में गठन की जो मांग है आपको बताना है यहाँ पे कि जो है 1900 जो है 6 में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ। बिहार जो है इसका क्या हुआ, मुगल का जो है साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन जो है कब हुआ। तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे 26वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा 1580 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। बिहार विधानसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग बताएंगे। यहाँ पे आपका जो राइट उत्तर बनेगा ये जो है आपका 27वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताओगे 243। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। बिहार में लोकसभा के लिए कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो बिहार में टोटल जो है लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो है आप कहोगे भाई साहब 40 है, तो 40 ही चुने जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो सभी का उत्तर आएगा 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में राज्यसभा की जो है कितनी सीटें हैं। बिहार में राज्यसभा की जो है टोटल सीटों की संख्या की बात किया जाए तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे 16 है। ठीक है, कितने हैं, 16 हैं, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे रीजनिंग का है कि जो है दिए गए शब्द में वेन आरेख का जो है सही संबंध बताइए। दिया गया जो है शब्द में वेन आरेख का सही जो है आपको यहाँ पे बताना है। जैसे लिखा गया है जूते, घास, मोबाइल। अब ये रीजनिंग के प्रश्न आपके स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे रीजनिंग बहुत अच्छे तरीके से समझना है और बहुत बड़ा स्कोर भी करना है। तो रीजनिंग स्टार्ट हो रहा है यार, और लाइक नहीं किया हो, क्यों लाइक नहीं कर रहे हो। बहुत कम लाइक है, बहुत कम लाइक है, सारे लोग देख रहे हो क्यों लाइक नहीं कर रहे हो। ये फ्री में क्लासेज आपको दिया जा रहा है तो यार इसका तो बिल्कुल ही आप लोग सपोर्ट करो, नहीं तो पेड कोर्सेज तो आपको बिल्कुल ही मार्केट में मिल जाएगा। तो देखिए ये हो गया जूते। क्या जूता और घास किसी तरीके का संबंध है भाई साहब। जूता अलग वस्तु है, घास बिल्कुल ही अलग है उससे। और मोबाइल ये तो बिल्कुल ही अलग होता है। घास और जूता से मोबाइल का कोई संबंध होता है, कहिएगा बिल्कुल नहीं होता है। तो ये तीनों के तीनों अलग हो जाएगा, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सा अंक आएगा। दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सी संख्या आने वाली है, बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। ये जो आप क्लास कर रहे हो बिल्कुल ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। ठीक है, इससे जो है बाहर नहीं आएगा, इसका जो है ये समझ लो गारंटी है। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से बिल्कुल पढ़ सकते हो और इसके नोट्स भी आपको फ्री में हम दे रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही आपको मालूम होगा। नोट्स जो है इसका पूरा का पूरा प्रश्न जो है आपको फ्री में प्रोवाइड हो रहा है, तो डेली ही नोट्स को भी आप प्राप्त किया करिए। ठीक है, और टेस्ट लगाते रहिए। जैसे दूसरा प्रश्न है रीजनिंग का, तो दूसरे का उत्तर आप दो, ए बी सी डी करके कमेंट बॉक्स में बिल्कुल टेस्ट देते रहो, तो ही मजबूत होगा आपका रीजनिंग। जैसे मुझे देखने में आया तो यहाँ पे वैल्यू पता करना है, तो मैं देखूंगा ये 14 पहले किस तरीके से लिखा है, ये 18 किस तरीके से आया है। ठीक है, वही लॉजिक हम लगा देंगे। जैसे यहाँ से हम यहाँ पे चलेंगे तो इन दोनों में भाग दे देते हैं। जैसे 12 से 84 में भाग दिया, ठीक है, 84 से जो है 12 में जब भाग देंगे तो 12 सते 84, 7 हो गया। और 7 का जब डबल करेंगे तो 7 दूना का 14 हो जाएगा। आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। सॉरी, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे भी वही लॉजिक होना चाहिए। देख लीजिए यहाँ पे 9 के पहाड़ में 81 कितने वर्त में आता है, 9 वर्त में। ये 9 से 81 में भाग देंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 का जब 2 गुना करेंगे तो 9 दूना का 18 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा गया। उसी तरीके से 11 से जो है 88 में भाग देते हैं, जो 88 है इसमें 11 से जब आप भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 11 8 88 8,
और 8 का 2 गुना करोगे तो 8 दूना का 16, यानी कि यहाँ पे बन रहा है आपका 16, और 16 आपका किस ऑप्शन में दिया गया भाई साहब, यहाँ पे है 16, ऑप्शन नंबर डी। और यदि आपने डी को चुना है, यदि आपने डी को चुना है तो 100% आपका सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके की डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जब एमएन रेखा पर दर्पण रखा जाता है तो निम्न आकृति का जो है दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है। प्रश्न में पूछा क्या गया है, आपको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना है कि एक जो है एमएन दर्पण जो है आपको सामने दिया गया है, और इसमें बोला गया है कि दर्पण आकृति का जो प्रतिबिंब है इसको आपको बताना है कि कैसा प्रतीत होने वाला है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ये दर्पण है, ठीक है, और ये जो आपका जो चित्र है इसका जो है प्रतिबिंब यहाँ पे किस तरीके से बनेगा, ये आप लोगों को बताना है। क्या आप कर सकते हो, कहोगे बिल्कुल कर सकते हैं। ये जो है बॉक्स आपका यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो है आपका, ये जो है आपका लकीर इधर चला जाएगा, और ये आ जाएगा इधर, और ये आ जाएगा आपका इधर, ठीक है। अब ये कहाँ पे दिख रहा है आपको इस तरीके से, आप कहोगे बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर बी। बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी घड़ी में 9:30 हो रहा है तो उस का जो है दर्पण प्रतिबिंब का समय जो है आपको दिखाया, उसमें जो है दर्पण में उसका समय जो है कितना दिखाई देगा, ये आपको बताना है। ये तो स्टार लगा लीजिएगा प्रश्न, ठीक है, बिल्कुल बहुत अलग तरीके का प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न अगर कोई पूछ देता है तो बिल्कुल फंस जाते हैं, परंतु आपको मैं बताऊंगा, और बिल्कुल कभी भी आप ऐसे प्रश्नों को चुटकियों में कर सकते हो, ठीक है। अगर चौथे का उत्तर किसी भी व्यक्ति को मालूम है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिएगा, जैसे ही लिखा है किसी घड़ी में 9 बज रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि हमेशा घड़ी में कितना बजता है, कितना बजेगा, तो आपको टाइमिंग याद रखना, 11:60। कितना होता है, 11:60। उसी में से आपको जो दिया है टाइमिंग उसको माइनस कर दोगे, बिल्कुल आपका रियल टाइमिंग या दर्पण वाला टाइमिंग बिल्कुल निकल जाएगा। तो 60 में से 30 जाएगा 30, 11 में से 9 जाएगा 2, 2:30 हमें दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर ए। कितना याद रखना है टाइम, आपको 11:60 में से आपको माइनस करना है, ठीक है। अब जो है आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है कथन कथन दिया है कि सभी वर्ष दिनांक है, कोई भी दिनांक दिन नहीं है। अब जो है निष्कर्ष पे आ जाओ, और यहाँ पे निष्कर्ष में से कौन से निष्कर्ष गलत है और कौन सा सही है ये आपको बताना है। कर सकते हो या आप या नहीं। तो देखिए इसको जो है पहले चित्र बना लेना, ताकि कभी भी ऐसे प्रश्न गलती ना हो। कह रहे सभी वर्ष, तो आपको यहाँ पे वर्ष लिख देता हूँ, ये जितने के जितने हैं ये दिनांक है, दिनांक के अंदर है, यानी कि आप लिख लेना यहाँ पे दिनांक। अब कह रहे कोई भी दिनांक दिन नहीं है, तो दिन जो है और दिनांक बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे, तो ये दिन हो गया और ये दिनांक हो गया, ये दिनांक और दिन बिल्कुल दोनों ही अलग हो जाएंगे। अब जो है निष्कर्ष पे ये कह रहे हैं कुछ वर्ष दिन है, वर्ष और दिन, यहाँ पे वर्ष है और यहाँ पे वर्ष है और यहाँ पे दिन है, क्या दोनों ही एक जगह कुछ का मात्रा मिल रहा है इसमें, तो देखिए दोनों अलग अलग हो रहा है, तो ये बोल रहा है कुछ एक में है, कुछ कहाँ से हो जाएंगे, दोनों अलग है, कोई भी दिन दिनांक नहीं है, तो देखिए दिनांक यहाँ पे है और दिन यहाँ पे है, तो कोई भी इसमें संबंध नहीं है, ये बिल्कुल सही कह रहा है, तो केवल अनुसरण 2 कर रहा है, आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बताना था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है उस विकल्प की पहचान कर जो तीसरी तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी आकृति पहली आकृति से संबंधित है। अब बताइएगा कि आपका इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है, बिल्कुल स्टार लगा लीजिएगा। सभी लोगों को ये प्रश्न बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपको एग्जाम हॉल में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे आपको फिर से दिक्कत हो जाएगा अगर आपने यहाँ पे इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से नहीं समझा। तो देखिए ये जो आप देख रहे हो चतुर्भुज और इसमें त्रिभुज दिया है, तो यहाँ पे हो रहा है त्रिभुज और यहाँ पे हो जा रहा है चतुर्भुज, बिल्कुल इसका अपोजिट यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे दिया है पंचभुज और यहाँ पे दिया है वृत्त, तो यहाँ पे हो जाएगा वृत्त और इसके अंदर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पंचभुज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पंचभुज। यहाँ पे बना लेना आप, ये देख लो कहाँ पे है, ये देख लो कहाँ पे है, तो वृत्त के अंदर पंचभुज आपको चाहिए, तो वृत्त तो है नहीं यहाँ पे कहीं पे भी। यहाँ पे 1 मिनट देखिएगा, ये त्रिभुज है तो यहाँ पे वर्ग हो गया ना, ये देखिएगा, और ये जो
यहाँ पे हम लोगों ने गलती कर दिया। ये क्या है आपका, ये है चतुर्भुज, तो यहाँ पे हो गया त्रिभुज, यहाँ पे त्रिभुज है तो यहाँ पे हो गया चतुर्भुज। तो अब देखिए यहाँ पे है पंचभुज, तो देखिए चतुर्भुज से त्रिभुज हुआ, तो पंचभुज से क्या होगा, वर्ग हो जाएगा, मतलब चार भुजा हो जाएगा। और चार भुजा वाला आपको देख लेना है कहाँ पे, तो चार भुजा यहाँ पे नहीं है, चार भुजा यहाँ पे नहीं है, और चार भुजा यहाँ पे भी नहीं है। तो चार भुजा है कहाँ पे, आप कहोगे यहाँ पे है, परंतु यहाँ पे त्रिभुज भी दिया गया है, ये भी लॉजिक नहीं लगेगा। अब चलिएगा, हमने देखा कि ये जो त्रिभुज है ये बाहर हो गया, ये भी हो सकता है, और ये जो चतुर्भुज है ये अंदर हो गया। तो इस तरीके से हम चलेंगे। तो यहाँ पे सॉरी वृत्त नहीं है यार, ये कितना भुजा है, दो दो चार दो छः, षष्ठभुज है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, पंच पंचभुज बनेगा। ठीक है, पंचभुज देख लो, और पंचभुज ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ये हम लोगों ने बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रश्न को ही नहीं देखा था। अब देखो इसके अंदर जो है क्या बना है, इसके अंदर आप देखोगे षष्ठभुज है और इसके बाहर पंचभुज है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे गलती कर दिया था, बिल्कुल सॉरी इसके लिए, थोड़े से तेजी में जो है क्लास को करने के लिए थोड़े से दिक्कत हो गया था। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। अब जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर बताने की कोशिश करोगे। 7वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। अब ये जिन्होंने भी 10वीं क्लास 9वीं क्लास बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, तो ये साइंस से रिलेटेड प्रश्न है, केमिस्ट्री के, और ऐसे ही प्रश्न आपको एनालॉजी में जो है रीजनिंग में पूछा जाता है। ठीक है, देखिए जैसे लोहा लिखा है, लोहा को जो है लिख रहा है Fe, तो आप जो है तत्व पढ़े होंगे, लोहा, लोहा को जो है संकेत क्या दिया जाता है, Fe। तो चांदी का संकेत क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, याद किया होगा क्लास 10th में, तो बिल्कुल Ag जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, सिल्वर। ठीक है, चांदी जो है सिल्वर, Ag आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बताना है, कोशिश करना है। अरे यदि @ बराबर 5, परसेंटेज बराबर 2 और बराबर 9, हैच बराबर 7 हो, तो ये जो है परसेंटेज और हैच @ का जो है मान बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। स्टार लगा लीजिएगा इस प्रश्न पे और इस प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिएगा। बहुत सिंपल प्रश्न है, आप यहाँ पे परसेंटेज लिख लो, फिर यहाँ पे क्या लिख लो, और लिख सकते हो, फिर जो है हैच लिख लो, और फिर जो है @ लिख लो। अब इसके जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू बैठा देना है। परसेंटेज का मतलब आप देख लो, परसेंटेज का मतलब 2 हो गया, 2 से आपके रिलेटेड वैल्यू होना चाहिए। 2 के बाद से देख लो आप और का वैल्यू कितना दिया है, और का वैल्यू 9 दिया है, तो यहाँ पे 9, 9 के बाद से आप देख लो हैच का वैल्यू 7, @ का वैल्यू 5, यही तो आपका राइट उत्तर था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में MOM को जो है 11 लिखा जा गया, तो DAD को जो है क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे यहाँ पे कि 9वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जैसे मैंने देखा यहाँ पे लिखा क्या गया है, आप पहले देख लो MOM। ठीक है, तो इसके वैल्यू अगर M को जाएंगे तो 13 होता है, O को जाएंगे तो 15 हो जाएगा, और यहाँ पे फिर M है तो 13 हो जाएगा। ठीक है, इनके तीनों के प्लेस वैल्यू मैंने रख दिया। अब रखने के बाद से क्या हो जाएगा कि आप देखो मैंने क्या किया, ये पहला और दूसरे वाले को जोड़ दिया, तो 13 13 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा, और बीच वाला जो वैल्यू है इसको माइनस कर दिया, तो 26 में से 15 जाएगा, आपका वैल्यू हो जाएगा 11, और 11 आपको दिख रहा है। उसी तरीके से आपको यहाँ पे क्या लिखा है, DAD, तो यहाँ पे D का वैल्यू होता है 4, A का वैल्यू होता है 1, फिर D का वैल्यू होता है 4। ये 4 और 4 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 8, और 8 में से ये बीच वाला वैल्यू कितना है, 1 घटा दो, तो कितना हो जाएगा 7। और यदि आपने 7 को चुना है, ऑप्शन नंबर ए को चुना है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों को किसी भी एंगल से आप लोग गलत नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहे हैं, एक हाथी उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर जाता है और फिर जो है बाएं मुड़ता है, 6 किलोमीटर जाता है, तो हाथी मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ दिशा। ठीक है, अगर आप दिशा को याद रखोगे तो कभी भी गलत नहीं करोगे। जैसे ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, यहाँ पे होता है पूरब, और ये दिशा होता है आपका पश्चिम। ये चारों दिशा मैंने आपको लिख दिया। अब उसी से रिलेटेड आप देख लो, उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर जाना है। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो उत्तर दिशा ऊपर होता है तो 8 किलोमीटर चला गया,
ऊपर, ठीक है। फिर कह रहा है कि आप जो है फिर जो है 6 किलोमीटर और फिर गए मुड़कर 6 किलोमीटर, हाथी किस बिंदु से? एक आदमी उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर जाता है और फिर यहाँ पे गए नहीं, बाएं लिखना चाहिए यहाँ पे, कि बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर जाता है, ठीक है। बाएं मुड़ता है, इसका बायां कौन सा साइड हो जाएगा? तो बायां ये वाला हो जाएगा, ठीक है। और 6 किलोमीटर जाता है तो यहाँ से 6 किलोमीटर ये चल गया बायां। अब कह रहा है कि तथा हाथी मूल बिंदु से क्या कितने दूरी पर, तो हाथी को देख लो कहाँ पे है। यहाँ से हाथी चलना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे पहुंच गया, तो ये कितनी दूरी है? तो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, ये तो हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार यानी कि बी। तो कर्ण बराबर क्या होता है? अंडर रूट लंब स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64, आधार स्क्वायर मतलब 6 का 36, जोड़ दोगे रूट में हो जाएगा 100, 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। यानी कि 10 जो है आपको बताना था। यहाँ पे जो है आपको जो है यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर जो है बी में 1 जीरो अधिक हो गया है, आप इसको सुधार लेना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, मैथ के प्रश्न आ चुका है और इसको आपको अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। जैसे पूछ रहा है कि जो है महेश अपने स्टॉक का 3/4 हिस्सा जो है 15% के लाभ पर और शेष जो है स्टॉक 15% के लाभ पर, पहले 20% फिर 15% के लाभ पर बेच दिया है, तो कुल लाभ प्रतिशत जो है आपको बताना है। जैसे मैंने देखा तो यहाँ पे देखिए 3/4 का मतलब क्या होता है, ये आपको पहले मालूम होना चाहिए। 3/4 का मतलब होता है कि आपका जो है 4 टोटल सामान है, ठीक है, और 4 में से आपने टोटल कितना कितना बेच दिया है? 3। 4 में से कितना बेच दिया? 3। तो शेष कोई पूछेगा तो आपको बताना है यहाँ पे 1, ठीक है। अब इसने बोला क्या है कि 20% के लाभ पर, तो पहले आप लिख लो, पहले तो 3 और 1 के अनुपात में बेचे हो। पहले यहाँ पे एक बोल रहा है कि 3/4 के हिस्सा 20% के लाभ पर, तो जो 3/4 है तीसरा हिस्सा है वो 20% के लाभ पर, और उसके बाद से शेष जो बचा है, तो शेष वाला हिस्सा कितना है? 1 है। तो 1 कितने के हिसाब से बेचा है? तो 15 के। अब इसको गुणा कर लो, यहाँ पे हो गया 60, ये हो जाएगा 15 एकम में 15। अब यहाँ पे कह रहा है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो ये देखो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो ये देख लो, इन दोनों को जोड़ दो, 15 और 60 को जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 75। और कितने हिस्से में से है? तो टोटल जो है आपका हिस्सा कितना है? 4। भाग दे दो, यहाँ पे 18 चौका 72, 18 पॉइंट जो है आपका 3 7 4 7 28 7 इस तरीके से आता है। तो 18 किसके पास है? तो आप इसको बोला गया है लगभग में उत्तर बताना है, तो आप इसको 19% कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से एक धनराशि 2 वर्षों में 1300 और 3 वर्षों में 1380 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज का जो है दर कितना है, ये आपको बताना है। स्टार लगाइएगा प्रश्न पे और बिल्कुल ही आपको एग्जाम हॉल में ये देखने को मिलेगा। तो आप देखो इसको किस तरीके से सिंपली सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैंने देखा 2 वर्ष का देखा, तो यहाँ पे लिखा है 1320 रुपये है, ठीक है। और 3 वर्ष में यही चीज़ कितना हो गया? 1380। और साधारण ब्याज है तो बिल्कुल ही सिंपल सा बात है कि जब मैंने देखा तो यहाँ पे 1 वर्ष का निकाला, ठीक है, 1 ईयर का निकाला, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे ब्याज 60 रुपये, 1 साल में 60 रुपया है, तो 2 साल अगर हम ब्याज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 दूना 120 रुपये। 2 साल में ब्याज हमको कितना देना पड़ेगा? 120। देखो 2 साल में यहाँ पे 1320 रुपया है, इसका जो है टोटल वैल्यू 1320 रुपया हो जा रहा है। तो हमने इस पे ब्याज कितना दिया है? तो 120 रुपया ब्याज दिया है। यहाँ पे घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? आप कहोगे 1100 रुपया। मूलधन कितना हो जाएगा आपके पास? 1100, और 1100 के बाद से आपने दिया है यहाँ पे कितना? सॉरी 1100 नहीं, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? 1200 होगा ना, 1200 रुपया, सॉरी 1200 था, 1200 रुपया ब्याज हो गया है, सॉरी 1200 मूलधन हो गया और ब्याज उसमें हम लोगों ने कितना दिया है? 120 रुपये। तो अब बुझ रहा है जो है यहाँ पे कि ब्याज का दर दर में हमको बताना है, तो लिख लो सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणे, यानी मूलधन कितना है? 1200, दर तो हमें मालूम नहीं है, गुणे समय कितना दिया है? तो 1 वर्ष बट्टा में 100, और ब्याज 1 वर्ष का कितना है? 60 रुपया। 2 वर्ष का अगर लिखेंगे, यहाँ पे टाइम 2 लिखेंगे तो यहाँ पे 120 लिखेंगे, हमने टाइम यहाँ पे 1 लिखा है तो ये इसीलिए यहाँ पे 60 है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 12 के पहाड़ में 12 पच्चीस 60, यानी आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5%, ठीक है। इस तरीके से आपको बताना था। आशा करता हूँ कि आप ऐसे प्रश्नों में किसी भी एंगल से गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है, यदि यहाँ पे जो है आप देख लो, सबसे पहले आप इसके बॉक्स को सॉल्व कर लो, ठीक है। तो मैंने सॉल्व किया है, यहाँ पे सबसे पहले जोड़ दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 30,
का मतलब होता है गुणा, और कितना यहाँ पे दिया है 3/4, नहीं 4/3 दिया है, 4/3 कर लो। तो यहाँ से कट जाएगा, ये हो जाएगा 10, 10 चौका कितना हो गया 40, 40 माइनस ये लिखा है 11, 11, 11 पूर्णांक, ये लिखा है 11 पूर्णांक 2/3, गुणा कर लो, 11×3 = 33 और 2 35/3, इसके लॉसा निकालोगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, तो ये हो जाएगा 60×3 = 120 माइनस 35 कितना हो जाएगा आपका, ये घटाओगे तो आपका जो है 85, 85/3 हो जाएगा, कितना 85/3, और यहाँ पे कितना लिखा है 1020 भागे 85 का आपका 3। अब इसको सॉल्व कर लो आप, कितना हो जाएगा 120, 1020 है ना, और भागा की जगह पे गुणा रखोगे, 3 ऊपर और 85 नीचे, 17 के पहाड़ में 17 छक्के 102 यानी 60 हो जाएगा, 17 पचे 85, ये 5 के पहाड़ में 12 पचे 60, 5×3 = 15। 1 मिनट, गलती कहीं पे हो गया क्या, 1 मिनट फिर से देख लो, 85 हुआ है ना, तो 17 के पहाड़े में 5 मर्त में 17 छक्के 102 जीरो, फिर 5 के पहाड़े में कितना हो जाएगा, 5 के पहाड़े में 12 मर्त में ये करता है ना, 60 कितने मर्त में आता है 5 के पहाड़े में 12, 12 में 3 से गुणा करेंगे, 12×3 = 36 हो रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये 5 था तो 5 के पहाड़े में 60 कितने मर्त में 12, और 12 यहाँ पे 3 बचे हो, 12×3 = 36। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास में जितने भी महत्वपूर्ण आपके प्रश्न थे उसको हम लोगों ने कवर कर लिया। इसके आगे जो बचे हुए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको जो हम लोग कल अगले वाले जो क्लास में देखेंगे, जैसे बिहार के जो है रिलेटेड जीके अभी आपके बाकी हैं तो उसको हम लोगों ने कवर करेंगे कल, एक एक जो है टॉपिक को क्लियर करेंगे। आप डेली की क्लास में आइए और वीडियो को लाइक शेयर और सपोर्ट बिल्कुल करिएगा शेयर, ठीक है। मिलते हैं एक बहुत बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।